तो ये दो राज्य महाराष्ट्र और झारखंड, और दोनों ही चुनावी राज्यों में ओपिनियन पोल का ये आंकड़ा, जहां कमल खिलने की बात कही जा रही है, या यूं कहें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले जो एनडीए गठबंधन है, दोनों ही राज्यों में उस एनडीए गठबंधन की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। और खासतौर से झारखंड में तो बाकायदा जबरदस्त बहुमत के साथ जो है वो एनडीए गठबंधन वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपका परिचय करा देती हूँ। इन आंकड़ों पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। मनोज कुमार सिंह जी निदेशक है मैट्राइज के, वो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। साथ ही आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। संजय गुप्ता उद्धव गुट के नेता भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत सिद्धार्थ यादव से करते हैं। ये झारखंड में तो साफ तौर पर बड़े बहुमत के साथ वापसी करते हुए, और वहीं महाराष्ट्र में भी मामला थोड़ा नजदीकी नजर आ रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इन आंकड़ों को सिद्धार्थ? देखिए रोमाना जी, मुझे लगता है कि जो जनता का मूड है वो तो जो एग्जैक्ट पोल होगा, और जब जनता वोट देने जाएगी तो उसमें लेकर के आएगा। पर आपका ओपिनियन पोल भी कहीं ना कहीं जो रुख है ग्राउंड का वो बता रहा है। झारखंड के अंदर भी एक मजबूत पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, और ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर भी हमारा महायुति का गठबंधन एक मजबूत सरकार बनाने जा रहा है। जिस प्रकार के भ्रम भ्रांति की राजनीति अभी कुछ माह पहले लोकसभा में करने का एक प्रयास हुआ था, उसका बबल, उसका गुब्बारा बहुत तेज फूटा है। लोगों ने हरियाणा के अंदर में भी उस बात को, क्योंकि हरियाणा तो एक ऐसा प्रदेश था जहां विपक्ष को सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि हम तो इतनी लोकसभा जीत करके आए, ऐसा होगा वैसा होगा, पर हमने देखा है कि जहां जहां ऐसी भ्रांतियां और भ्रम को फैलाया गया था, वहां वहां लोगों ने अपने मत का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को, हमारे गठबंधन को वो प्रथम चॉइस मानते हुए, और लगभग 50% वोट शेयर, जहां पर कोई गुंजाइश नहीं बच जाती है। क्योंकि कई बार होता है, हमने लोकसभा में भी देखा था, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा वोट शेयर सबसे बड़ा रहा, हम 42% पे रहे, पर हम सीटें नहीं ला पाए, और हमसे कम जो 34% पे थे वो हमसे 10 सीटें ज्यादा ले आए। पर जब आपका वोट शेयर 50% के पार जाता है या फिर उसको टच कर रहा होता है, तो मैं मानता हूं कि आपके एक्सपर्ट्स भी इस बात से सहमत होंगे कि वहां पर फिर सीट कन्वर्जन सबसे आसान हो जाता है, और ऐसी ही सीट्स कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड में वो होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर सर्वे ये बता रहा है कि साहब वोट शेयर के मामले में झारखंड में 50% से ऊपर 53% वोट शेयर जो है वो एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। संजय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। संजय गुप्ता जी, ये क्या हुआ? मतलब बीजेपी तो ये कह रही है कि वो काट की हांडी, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का फायदा वोट शेयर के मामले में हुआ, चाहे झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र, बार बार नहीं चढ़ेगी। तो ये काट की हांडी थी सर जो इस बार फूटने वाली है? ये तो महाराष्ट्र की जनता बताएगी। आपके ओपिनियन पोल या बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, उनके नेता कुछ भी कहें, उनसे कहने से क्या होता है? वोटिंग जो करनी है वो महाराष्ट्र की जनता ने करनी है। तो महाराष्ट्र की जनता 20 तारीख को जो वोटिंग करेगी, पर ये तो जनता का ही मूड है ना, जो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सामने निकल कर आ रहा है। आपको इतना भरोसा क्यों है कि जो असली नतीजे हैं वो ओपिनियन पोल के आंकड़ों से अलग होंगे? उसका आधार बता दीजिए। ऐसे तो अब ये लोकसभा के चुनाव में सभी इस बात का आकलन कर रहे थे, अब की बार 400 पार क्या हुआ। अच्छा, तो क्या वो ओपिनियन पोल सही निकल के आए? ऐसे तो बहुत से ओपिनियन पोल हैं जिनका कभी कोई सही सत्य निकल के सामने आया नहीं और उसका प्रमाण सही नहीं आया। तो इसी तरह से हम इस ओपिनियन पोल को नहीं मानते, ना ही बीजेपी की बात को मानते हैं। 20 तारीख को पोलिंग के बाद इस बात का आकलन किया जाएगा कि अब लोकसभा में जो हमें वोट शेयर मिला उससे कितना और बढ़ने वाला है। ठीक है, आपने क्योंकि ओपिनियन पोल को लेकर ही सवाल उठा दिया है, इससे पहले मैं कृष्णा हेगड़े जी के पास जाऊं, जरा मनोज सर का रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं। सर, यहाँ तो हमेशा ही ऐसा होता है, वैसे मीठा मीठा गपगप होता है, कड़वा कड़वा थूथू होता है। जिस भी पार्टी को हार नजर आ रही होती है वो सर्वे के आंकड़ों को खारिज करता है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है आपको इस सर्वे के आंकड़ों को लेकर दर्शकों को विस्तार से बताना चाहिए कि आखिरकार ये जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसका आधार क्या रहा। सर जरा बता दीजिए। देखिए, हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी झारखंड से शुरुआत करता हूँ, झारखंड के उन क्षेत्रों में गए, क्योंकि 4 ऐसे बड़े जोन हैं, ऐसे तो 5 वहाँ पे माना जाता है रीजन को। तो चाहे संथाल रहा हो, छोटा नागपुर क्या दक्षिणी छोटा नागपुर रहा हो, कोल्हान रहा हुआ है। जैसे कोल्हान में बीजेपी पिछली बार पूरी तरह से साफ थी, वहाँ से 1 सीटें भी नहीं लेकर आई थी 14 सीटों में से। तो ऐसी स्थितियाँ वहाँ पे आज के समय में नहीं है। चंपई सोरेन को लाकर जो 9 सीटें थी, जहाँ पे बीजेपी 0 लेकर आंकड़ा लेकर आई थी पिछले विधानसभा में, आज चंपई सोरेन के कारण, देखिए दोनों संथाली आदमी हैं, इधर हेमंत सोरेन भी हैं और इधर क्या कहा जाता है चंपई सोरेन भी है, लेकिन संथाल परगना के संथाली को
कोल्हान के संथालियों में बहुत ज्यादा फर्क है। दोनों नेता अपना अलग अलग मानते हैं। जैसे चंपई सोरेन को कोल्हान में मानते हैं, तो चंपई सोरेन को आने से कम से कम 3 से 4 सीटों में इजाफा बीजेपी को होते हुए दिख रहा है। दूसरी बात है कि पिछली बार जो आजसू पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था, और आज के डेट में आजसू पार्टी उसके साथ चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वोटों का बिखराव रोकने की कोशिश की गई। दूसरी बात, रोमाना जी, जब कहा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 के चुनाव में बीजेपी को झारखंड में हरा दी, तो मेरा मानना है कि बीजेपी 2019 में चुनाव हारी ही नहीं थी। वहां सिर्फ बीजेपी के एक मुख्यमंत्री रघुबर दास थे, जिनके प्रति लोगों की इतनी बड़ी नाराजगी थी कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री को हराया और पार्टी बीजेपी हार गई थी। और ये वहां पे आज के डेट में भी आप देखेंगे कि यही चर्चा का विषय रहता है। इस बार उनकी बहू को जमशेदपुर पूर्वी से सीट दिया गया है, और वो सीट भी काफी तगड़े फाइट पे पड़ी हुई है। दूसरी तो ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं झारखंड में सीधा। दूसरी बात और है, इस सबके बीच सर आगे मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो एक बात कही जा रही थी कि झारखंड की अगर बात की जाए तो रणनीति बीजेपी की यहाँ पर आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी वोटर, क्या उस रूप में भी ये चुनाव जो है वो धार लेता हुआ नजर आ रहा है? इस पर हम आएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ये जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं ओपिनियन पोल के आंकड़ों को जुटाने के लिए कुछ सवाल जिनको लेकर एजेंसीज जो है वो लोगों के बीच गई, और ऐसे में एक सवाल और उसके जवाब में जो आंकड़े सामने आए हैं वो जरा समझिए आप। आगामी विधानसभा चुनाव में परिणाम के लिहाज से आपको क्या लगता है, भाजपा की गठबंधन वाली सरकार बनेगी? कहने वाले 44%, कांग्रेस झारखंड मोर्चा की सरकार बनेगी गठबंधन वाली, कहने वाले 25%, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, 19% लोग ये मान रहे हैं, कह नहीं सकते, 12% लोगों का ये जवाब सामने निकल कर आया। तो ये परसेप्शन के मामले में भी यहां पर जो भाजपा गठबंधन है वो बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है कि भाजपा की गठबंधन वाली सरकार बनेगी। 44% लोग इस बात को कह रहे हैं। झारखंड में आपका पसंदीदा सीएम का चेहरा कौन? इस सवाल के जवाब में देखिए हेमंत सोरेन यहां पर क्लियर कट आगे बढ़त बनाए हुए 30% लोगों की पसंद के तौर पर हेमंत सोरेन सबसे आगे नजर आ रहे हैं। वहीं चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी के ही थे और एन चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया, 5% लोग उनको भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन यहां इस रेस में अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा बढ़त बनाए हुए है तो वो बाबूलाल मरांडी का चेहरा है। बीजेपी से आते हैं 44% लोग बाबूलाल मरांडी पर भरोसा जता रहे हैं और सबसे पसंदीदा चेहरा अपना बाबूलाल मरांडी को ही बता रहे हैं। अर्जुन मुंडा भी 7% लोगों की पसंद के तौर पर यहां पर साफ तौर पर सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमूमन ये हो रहा होता है कि जो सिटिंग सीएम होता है इस तरीके के ओपिनियन पोल्स में लोकप्रियता के मामले में वही सबसे आगे होता है, लेकिन यहां मामला पलट गया है। बाबूलाल मरांडी जो है वो हेमंत सोरेन को पछाड़कर सबसे लोकप्रिय सीएम चेहरे के तौर पर अपनी जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तनुज खत्री मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं जेएमएम के। ये तो साफ तौर पर चेहरा हेमंत सोरेन का जो यहां नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है क्या इस जेएमएम गठबंधन को झारखंड चुनाव में? तनुज, रोमाना जी, पता नहीं चलता है कि कौन लोग इस तरीके का सर्वे करते हैं। ये तो ये लग रहा है कि सर्वे करने वाले एजेंसी का कुछ खास रिश्ता है लगता है बाबूलाल मरांडी जी से। वो बाबूलाल मरांडी जी जिसको भाजपा ने चेहरा नहीं घोषित किया, जो खुद अपनी सीट पर जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये स्थिति स्पष्ट है। तो ये फर्जी तरीके से दिखाने का काम हो रहा है, परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। ये उलट जाएगा। सर देखिए सर आप इन आंकड़ों को पसंद करें या न करें, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर सुनिए तो आपने मुझे बुलाया, तनु जी आप ही की बात, आप ही से बात करने के लिए बुलाया है सर। सम्मान आपको बुलाया और सर सम्मान में आपकी बात सुनूंगी, लेकिन मेरी बात जरा सी सुन लीजिए, 1 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। क्योंकि आपने सर्वे एजेंसी पर सवाल खड़ा किया है ना, तो वो सर्वे एजेंसी जिन्होंने ये सर्वे किया है वो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। हमारे साथ सर वो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, मनोज जी मौजूद है। सर आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर एक जवाब तो उनका बनता है ना। ठीक है मनोज जी, वो कह रहे हैं सीधे सीधे व्यक्तिगत संबंध और वो कहीं ना कहीं ये जो सर्वे के आंकड़े हैं इसको वो खारिज कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं खत्री जी को बता दूं कि उनको पता ही नहीं कि मेरे साथ हेमंत सोरेन के क्या रिश्ते हैं। यदि ये उनको पता होता है तो प्रश्न ही नहीं उठाते कि बाबूलाल के साथ वो क्या रिश्ते हैं। ये एक अलग बात है।
जिस तरह से उन्होंने उठाया है कि बाबूलाल मरांडी, सब पता है मुझे, नहीं तो पता है। तनुज जी, अब आप उसका जवाब सुन लीजिए, पहले फिर मैं चैनल आपको पे आप बताऊंगा। आए हैं, चैनल पे आए हैं खत्री जी, अरे आप बुलाया है, आपने बुलाया अरे है, मैं जितने कह रहा हूँ कि पहले चैनल पे बुलाए आए हैं, हैं। बातों को सुनना तो कोशिश कीजिए कि सामने बीच वाला में खाना। बोल रहे हैं ना, बीच में अब आपको मिर्ची लग रही है। अरे मैं आपको बुरा मिर्ची लग नहीं रहा लग रही है, मैं आपको जवाब पता देना है, चाह रहा नहीं हूँ पता कि आप क्यों मुझे मुख्यमंत्री बताइएगा। खत्री आप जी, मुझे जानते हैं क्या? आप यहाँ पे सेठी मत झाड़िए कि इससे संबंध है। मैंने नहीं, तो कह दिया तनुज जी कि इससे प्लीज, संबंध तनुज जी है। प्लीज संयमित भाषा का इस्तेमाल कीजिए क्या सर। होता है आपने हमारे- क्योंकि यहाँ पर कटघरे में आप- सर्वे एजेंसी को खड़ा कर दिया है और आप सीधे सीधे नागरिकों को सर्वे बायस एजेंसी बता रहे हैं क्या सर, होती है? तो उस पर जवाब तो भगवान लेना ने आप क्या पड़ेगा ना सर्वे सर। एजेंसी? जवाब तो आपको भी सुनना चाहिए। सर्वे आरोप भगवान आपने ने लगाए क्या? तो अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। सुनिए तो ना, दर्शक भी जवाब सुनना चाहता है। आइए मनोज जी। खत्री जी दर्शक- पहले दर्शक बता ने दूं तय कि कर जो लिया है। मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, झारखंड में 28 सीटें ऐसी हैं जहां पे ट्राइबल वोटर हैं। बाबूलाल मरांडी और इनको हेमंत सोरेन को क्यों वोट परसेंटेज में इस तरह का डिफरेंस आता है, उसका कारण दूसरा है। हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सबसे बड़ा वहां पे वोटर है और जो उसका समर्थक है वो ट्राइबल है, लेकिन बाबूलाल मरांडी ट्राइबलों में ज्यादा उतना पॉपुलर नहीं है जितना हेमंत सोरेन है। और जब पूरे झारखंड की बात आप करेंगी रोमाना जी, तो बाबूलाल मरांडी को ट्राइबल वोटों के साथ साथ जब नॉन ट्राइबल का वोट मिलता है तो उनकी पॉपुलरिटी ऑलरेडी ऊपर चली जाती है। हेमंत सोरेन की पॉपुलरिटी में और इजाफा होता यदि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेज नहीं लगते, और उसके कारण उनकी पॉपुलरिटी में गिरावट आया है, जो पॉपुलरिटी उनकी चली जाती थी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा ये मिल रहा है कि साहब आदिवासी के साथ साथ जो गैर आदिवासी और जो ओबीसी हैं, वो झारखंड की आबादी में 40% वोटर जो हैं वो ओबीसी होते हैं, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह कि बाबूलाल मरांडी की जो लोकप्रियता है वो सिटिंग सीएम हेमंत सोरेन से कई आगे नजर आ रही है। जरा सा महाराष्ट्र पर भी एक रिएक्शन लेंगे हम। कृष्णा हेगड़े जी का रुख करते हैं। कृष्णा हेगड़े जी, ये क्या बदला है? अभी जो जून में नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, उसके मुकाबले तो यहाँ पर बंपर बढ़त एक तरीके से महायुति को मिलती हुई नजर आ रही है। वो कल्याणकारी योजनाएं जिसका जिक्र इस बार के बजट में महाराष्ट्र में किया अजीत दादा ने, और वो लाड़की बहन योजना वही गेम चेंजर साबित हो रही है क्या महायुति के लिए? बिल्कुल रोमाना जी, ऐसा है कि 2.5 साल पहले जब उद्धव जी की सरकार थी तो उन्होंने काम ही नहीं किया, सिर्फ फेसबुक लाइव सरकार चलाई और वो मंत्रालय तक नहीं गए। और ये सब हम नहीं कह रहे, वो शरद पवार जी ने उनके पुस्तक में लिखा है, लोक माझे संगति। उसके बाद 2.5 साल पहले जब एकनाथ शिंदे जी की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत के साथ बनी, हमारे पास 200 विधायक आज है फ्लोर में, लेकिन लोकसभा का जो इलेक्शन है वो फॉल्स नैरेटिव, संविधान बदला जाएगा, संविधान को धोखा है, आरक्षण को खतरा है, ये सब बोल के एक बहुत चौंकाने वाली रिजल्ट महाराष्ट्र में आई जहाँ पर हमको कम सीट मिले। लेकिन लोकसभा इलेक्शन के बाद हमने जैसे 2020 में बैटिंग होता है वैसे हमने काम किया। उसके पहले भी हम काम करते थे, लेकिन 2020 जैसा बैटिंग किया, पूरा जो योजना है सभी दे दिया। और आपने सही कहा, जो लाड़की बहन है वो गेम चेंजर है, सभी महिलाओं का वोट का स्विंग हमारे पास आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और तो मैं आपको जल्दी कह से रहा एक रिएक्शन लेते हैं। संजय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, 2020 के अंदाज में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसी कोर्स करेक्शन किया है कि महायुति का महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी का रास्ता हमने तय कर लिया, ये कह रहे हैं यहां पर कृष्णा हेगड़े जी। जवाब दीजिए सर। देखिए, जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तब जी हमारे साथ तो थे ही, लेकिन इसके बावजूद उद्धव जी के काम की प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी उनके काम की प्रशंसा की थी। कोरोना काल में भी उन्होंने जिस तरह से बेहतरीन काम किया। और इसके अलावा जो फेक नैरेटिव कहते हैं ये कि हमने फेक नैरेटिव के कारण ही लोकसभा में ये नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पाए, तो फेक नैरेटिव तो इन्होंने किया। मतलब सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या को हत्या साबित करने की कोशिश की, पाल करके साधुओं की हत्या को इन्होंने धार्मिक रंग देने की कोशिश की, और होम मिनिस्टर को इन्होंने एक ऐसे केस में फंसाया जिसमें अदालत ने बाद में कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं। कोरोना काल में जिस टाइम ये सारे तो वो मुद्दे हैं ना जो लोकसभा चुनाव में आप लोग लेकर गए थे, उसका नतीजा तो आ गया। हाँ, अब तो बात उससे आगे बढ़ गई ना। यहाँ तो तस्वीर पूरी तरीके से बदलती हुई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की नजर आ रही है ना। और महायुति जो है, मैंने इसीलिए कोर्स करेक्शन शब्द का इस्तेमाल किया था सर, जिस पर कृष्णा हेगड़े जी की तरफ से भी मोहर लगाई गई। और उन्होंने तो खुद ही कहा कि साहब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हमने 2020 वाले अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी शुरू की और उसी वजह से हम ये मुकाबला जीत रहे हैं।
मैं आऊंगी सर आपके पास, लेकिन जल्दी से जरा सिद्धार्थ यादव का रुख करते हैं। सिद्धार्थ, मैं आपसे समझना चाहती हूं, आंकड़ा दिखाइए जरा, मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर महाराष्ट्र में जो आंकड़ा आ रहा है सिद्धार्थ यादव, आपको जरा इस पर गौर करना चाहिए क्योंकि आंकड़ा बहुत दिलचस्प है। मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर 40% लोग एकनाथ शिंदे को पसंद कर रहे हैं, 40%। उद्धव ठाकरे 21% लोगों की पसंद है, देवेंद्र फडणवीस सिर्फ 19% लोगों की पसंद है। मेरा सवाल यह कि एकनाथ शिंदे सिटिंग सीएम है, उन्हीं के चेहरे पर आप लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, बावजूद इसके 24 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगर जीतेंगे तो एकनाथ शिंदे ही दोबारा सीएम बनेंगे। ये ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा बीजेपी की तरफ से? क्यों यहां पर इफ एंड बट की गुंजाइश छोड़ी जा रही है? सिद्धार्थ यादव। देखिए रोमाना जी, जो भारतीय जनता पार्टी का यूजुअल प्रोसीजर रहता है वही हमने महाराष्ट्र में भी ऐलान किया है। चुनाव जीतने के बाद जब हमारे तीनों पार्टियां, जो हम गठबंधन के अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं, उनके शीर्ष नेता बैठेंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और हम मुख्यमंत्री का निर्णय लेके आगे बढ़ेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के पास पहले भी ज्यादा नंबर थे। हमने तो देखा है कैसे केंद्र में नरेंद्र और प्रदेश में देवेंद्र, ये नारा भी हमने सुना है ना सर? केंद्र में मोदी और प्रदेश में खट्टर, ये नारे भी हमने सुने हैं। ये बाकायदा एलानिया अंदाज। और अभी हमने देखा कैसे हरियाणा में नायब सिंह सैनी का ही चेहरा था सर, जिसको आगे रखकर और जिसमें बिना किसी इफ एंड बट की गुंजाइश छोड़े हुए बीजेपी ने चुनाव लड़ा। लेकिन एकनाथ शिंदे के चेहरे पर उस तरीके का ऐलान बीजेपी क्यों नहीं कर रही? क्यों यहां पर ये कंफ्यूजन की गुंजाइश बीजेपी की तरफ से छोड़ी गई है? क्या नतीजों के बाद कोई बड़ा खेल महाराष्ट्र की सियासत में हो सकता है क्या? ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर आगे चर्चा करेंगे।